नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महेश वनवाल जी की पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह, और उसमें हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से हम बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था। आज हम देखेंगे भारत की संविधान की विशेषताओं से आगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो यहाँ पर कहा गया है इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया को क्या कहा गया है? इंडिया, दैट इज़ भारत। इन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदात्मक प्रणाली है, और यह हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर कंट्रोल होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर कंट्रोल होता है। वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो इसमें एकल कार्यपालिका होती है, यानी कि अध्यक्ष सुप्रीम होते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? तो इसमें जो अंतर है वो है न्यायिक समीक्षा का। जुडिशियल रिव्यू सिस्टम हमारे भारत में है, लेकिन ब्रिटेन में यह प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के बीच एक अच्छा संतुलन है। यह किसका मत है? यह केसी वेयर का मत है। केसी वेयर का मत है कि भारत का संविधान जो है अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच का स्थिति है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर जो है संघ और राज्यों का एक ही संविधान है। यही कारण है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इसलिए इस बात का कंट्राडिक्शन भी है कि संविधान बनाने में हमने बहुत लंबा समय लिया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिया। चूँकि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है तो इसे बनाने में इतना समय लग गया। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, ना ही यह ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है, थोड़ा कठोर है थोड़ा लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व का कम करके आंका है। यह किसने कहा? यह आइवर जेनिंग्स का मत है। आइवर जेनिंग्स का मत है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के जो निर्माता रहे उन्होंने अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। हालांकि ये सब कटाक्ष है, ये बातें जो है सटीक सही साबित नहीं है। सबके लिए अच्छा प्रावधान किया गया है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। यह मत है केसी वेयर का। केसी वेयर ने कहा कि यह अधिक कठोर और अधिक लचीला के बीच की स्थिति है। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह भी मत केसी वेयर का है। ठीक है, आइवर जेनिंग्स का मत है कि इसने कहा, आइवर जेनिंग्स दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है अल्पसंख्यकों को कम महत्व दिया है। ये आइवर जेनिंग्स का मत है। अगला है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, इससे यह निर्धारित होता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। और जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसी में हम स्टार्ट करते हैं हम भारत के लोग से। ठीक है, यहाँ पर भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे होंगे तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है। भीमराव अंबेडकर का कहना है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको अगर रेगुलेट करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान ऑटोमेटिकली बुरा हो जाएगा। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जाएगा, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही मत है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भारत जो है आज़ाद हो गया और वह अपने मकसद को पा लिया है, तब इस दल का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आगे है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। जी ऑस्टिन ने जो है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय जो संघवाद है वो कोऑपरेटिव फेडरेशन है, सहकारी संघवाद है। वहीं भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा? केसी वेयर ने कहा। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार
को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो, इसके लिए उन्होंने 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था, ऐसा उन्होंने कहा था। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और एफआर फंडामेंटल राइट्स को कहा, क्या कहा? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा। ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है। सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था, उसमें जनगण मन गाया गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? पंडित विशन नारायण धर। वहीं आपका जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो 1896 की कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया और वह जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है। आगे है राष्ट्रगान के गायक का मानक समय कितना है? तो मानक समय है 52 सेकेंड। ठीक है। 52 सेकेंड में हम राष्ट्रगान गाते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां हैं। एसआर बोम्बे बनाम भारत संघवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान क्या है? एक परिसंघात्मक संविधान है। एसआर बोम्बे का मामला आया था 1994 में, जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान क्या है? एक परिसंघात्मक संविधान है। अब हम देखते हैं 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची का, जिसमें हमने कंकरेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस में आएगा? तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो इंडियन प्रोसीजर है, पिनल कोड, वह आएगा आपका सीआरपीसी और आईपीसी, ये समवर्ती सूची का है जो कि सब पर लागू होता है, राज्य और केंद्र दोनों बार। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, ये समवर्ती सूची में ही आते हैं। शिक्षा भी समवर्ती सूची में आता है, यानी शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, शिक्षा शुरू में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जीआरपी कहते हैं इसको। तो रेल पुलिस जो है आपका राज्य सूची का विषय है। अब तो जीआरपी पोस्ट खत्म होने वाला है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? देखिए, कृषि और भूमि सुधार दोनों राज्य सूची से रिलेटेड है। पंचायती राज भी राज्य सूची में है, जो कि हर एक जगह जो है त्रिस्तरीय प्रणाली लागू नहीं है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया या सिविल प्रक्रिया संहिता ये समवर्ती सूची का है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, ये सब समवर्ती सूची का है। विवाह विच्छेद यानी तलाक और गोद लेना, यह भी आपका समवर्ती सूची का ही विषय है। ठीक है, चलिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं। संघ सूची में बात करें तो रक्षा, विदेश मामले, नागरिकता, डाक, तार, संचार, निगम कर, सेवा कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निगम कर और सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री और हवाई मार्ग, इसके अलावा विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना मोस्ट इम्पोर्टेंट, डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो है संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची में बात करें, लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल और ग्रामीण पुलिस, कारागार यानी कि जेल, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार और मेले, सट्टा और जुआ, कृषि भूमि व संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, शराब भी आपका राज्य सूची में आता है। मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, बिजली पर टैक्स,
पथकर, टोल टैक्स भी राज्य सूची में आता है। प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स, ठीक है, विलासिता की वस्तु पर टैक्स, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में याद रखेंगे दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट, शिक्षा पहले राज्य सूची में था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वन, उसके बाद विवाह और तलाक, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, समवर्ती सूची में है। न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, ये भी आपका समवर्ती सूची में। विद्युत, बाट, माप यानी बटखरा वगैरह जो है वो आपका इसी में आ जाता है। विद्युत कर लगाएगा राज्य और विद्युत है सेंटर का, मतलब समवर्ती सूची में। वन्य जीव जंतु का संरक्षण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, ठीक है, ये समवर्ती सूची। स्वच्छता और औषधालय समवर्ती सूची। औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल विवाद समवर्ती सूची। उत्तराधिकार विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये भी समवर्ती सूची में आता है। विवाह विच्छेद भी समवर्ती सूची में आता है। उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण भी, परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची में आता है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। पहले जो मूल संविधान था उसमें 57 विषय थे, समवर्ती सूची में 66 विषय थे इसमें आपका राज्य सूची में, और 97 थे आपके संघ सूची में। तो 97 से बढ़ के आ गया 100, 66 से 5 घट गया 61 और 47, यानी कि जो समवर्ती सूची के मामले थे वो बढ़ गए, राज्य सूची में से 5 घट गए, ठीक है। अभी वर्तमान में 61 राज्य सूची में, समवर्ती सूची में 52 और वर्तमान संघ सूची में आपका 100 विषय है। अब आइए प्रियम्बल को देखते हैं। प्रियम्बल है हम भारत के लोग, ये याद होना चाहिए अगर हम पढ़ते हैं तो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय हो गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता हो गई, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के लिए नहीं, प्राप्त कराने के लिए, यानी कि जो हम हैं, जो हमारी जनता है उसमें, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा क्या बढ़ाएंगे, गरिमा बढ़ाएंगे, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्सेस शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। तो ये हमने 26 नवंबर को हाल ही में संविधान दिवस भी मनाया है इसी के उपलक्ष्य में, ठीक है। ये हमने इस दिन क्या किया है, संविधान को अंगीकृत किया था। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्म को बराबर चश्मे से देखेगा। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस की क्रांति से लिए गए हैं। रूसी क्रांति से 3 प्रकार के जो न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वही समानता और बंधुत्व, ठीक है, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। आगे है, उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा दी कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, तो एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला 1994 में आया था, जिसमें यह भी कहा गया कि भारत जो है वो परिसंघीय राज्य है, ठीक है। तो उसी में कहा गया कि उद्देशिका जो है यानी प्रियम्बल जो है वो संविधान का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। आगे है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान बनाने का जो संपूर्ण स्रोत है वो भारत की जनता में निहित है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह डीपीएसपी का भाग है, ठीक है। लोक कल्याण शब्द जो है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी लागू किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेखित है,
ठीक है, लोक कल्याण जो है वो आपका प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोक कल्याण शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में है या नहीं है, तो वह प्रस्तावना में नहीं है। कहाँ पर है, तो वह डीपीएसपी में है। आगे है कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान को उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो एकमात्र संशोधन हुआ है अभी तक 42वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा जो है अखंडता और समाजवादी अखंडता और पंथ निरपेक्ष 3 शब्द को जोड़ा गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और इसको अपनाया गया था यानी इसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो यह केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये केरल के मामले में ऐसा आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1973 का यह मामला है केशवानंद भारती वाला, जिसमें कहा गया कि आप प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इस परिवर्तन से प्रस्तावना के मूल ढांचे को या संविधान के मूल ढांचे को हर्ट नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप कुछ नकारात्मक बातें नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसी बात जोड़ सकते हैं जो सकारात्मक हो और इसको और बढ़ाए, इसके महत्व को घटाने वाली बातें इसमें शामिल नहीं कर सकते। भारतीय संविधान को कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका या प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, वही हमारा क्या है, संविधान की आत्मा है, जो कि इसी के आधार पर संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा है उनका विस्तार कहाँ तक है, तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, ये 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें आपको प्रस्तावना के जो आदर्श हैं और उनके जो उद्देश्य हैं, ये तीनों का विवरण जो है वो यहीं पर मिल जाता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी का मतलब है कि वह अपने आप में, ठीक है, अपने हिसाब से कोई काम करेगा, उस पर किसी का दबाव नहीं होगा, संप्रभुता। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी और पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह किस वाद में आया था, तो बेरुवारी संघ मामले 1960 में आया था। इसे प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन बाद में जो है 1973 का जो मामला आया उसमें यह कहा गया कि संविधान का भाग है, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है 368 के द्वारा, लेकिन मूल ढांचे को हर्ट नहीं किया जाएगा। फिर एसआर बॉम्बे के मामले में भी कहा गया कि भारतीय का जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है, बेरुवारी मामले में प्रस्तावना को संविधान का पार्ट नहीं माना गया। भारत कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। कल्याणकारी राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि अधिकतम जनसंख्या के लिए, प्रश्न पूछा गया है कई बार कि अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही कल्याणकारी राज्य का मेन ऑब्जेक्टिव है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर जो शासक हैं या प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनकर आते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगार के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना जो है, हम जो लॉन्ग टर्म पीरियड में जो हम बातों, जो हमारा सपना है, जो हमारा ड्रीम है, उसका इसमें थॉट शामिल है। वहीं इसको पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह ने
उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। संविधान को मूल आत्मा किसमें कहा गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले में। बेरुवारी मामले में इसको नहीं माना गया प्रस्तावना का। केशवानंद भारती मामले में इसको माना गया संविधान का पार्ट और कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है, हालांकि मूल ढांचे को हट नहीं होना चाहिए। फिर एसआर बॉम्बे के मामले में भी माना गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब में यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। अब आते हैं संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। भारत को कहा गया, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यह पहले अनुच्छेद में ही कहा गया था। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाए, यानी भारत किसी को क्या करेगा? अर्जित कर लेगा, खरीद लेगा या युद्ध से जीत ले, जैसे भी जीत ले। हालांकि भारत में ऐसी प्रवृत्ति तो है नहीं साम्राज्यवादी की, लेकिन यह प्रावधान किया गया है कि अगर भारत किसी तरह से अर्जित कर लेता है तो वो सारे भाग अनुच्छेद 1 के 3 में शामिल होंगे। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारत के संघ में किसी भी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं, यानी यूटी हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चूँकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को भी एक मिला दिया गया है, तो इस वजह से पहले तो 7 थे, फिर 2 बढ़े तो 9 होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं होके 1 और घट गया, क्योंकि 1 का विलय हो गया दादरा नगर हवेली और दमन दीव का 26 जनवरी ये आपका 2020 से, ठीक है। तो उसकी राजधानी जो है दमन को ही बनाया गया। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? केंद्र शासित यानी यूटी के लिए 20 सीटें हो सकती है। देखिए मैक्सिमम जो हो सकता है वो 552 हो सकता है, ठीक है। 530 प्लस 20 और प्लस 2 ये आंकड़ा चलता है। 2 एंग्लो इंडियन, 20 यूटी से और 530 जो है आपके अदर जितने स्टेट हैं उनसे चुनकर आएंगे लोकसभा में। आगे है नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य की गठन की शक्ति जो है वो संसद को ही प्राप्त है। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर जो है फजल अली का गठन जो है 1953 में किया गया था, फजल अली की अध्यक्षता में। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, ठीक है। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना? कब? 1953 में। उसने अपना रिपोर्ट दिया और उस आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को उसने कैटेगराइज किया। अगला है सिक्किम को भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस के रूप में किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही। यूटी में जहाँ पर विधानसभा नहीं है, जैसे 3 जगह ही विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, उसके अलावा आपका पांडिचेरी और दिल्ली, बाकी जगह जो है राष्ट्रपति ही वहाँ पर शासन करते हैं। यह राष्ट्रपति के द्वारा ही जो नामित प्रतिनिधि होते हैं वो वहाँ पर काम करते हैं प्रशासक के तौर पे, ठीक है। आगे है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पे, हैदराबाद को रियासत को सैन्य कार्यवाही के आधार पे और भारत में शामिल किया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना और कबीलाओं के डर से क्या किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। हैदराबाद में पुलिसिया कार्रवाई हुई, शायद ऑपरेशन पोलो नाम था उसका, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था और उस आधार पर उसको मिलाया गया। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया 31 अक्टूबर 2019 से यह प्रभावी हुआ। हालांकि यह प्रावधान जो है 5 अगस्त 2019 को ही लोकसभा राज्यसभा इन सब से पास कर लिया गया था और राष्ट्रपति ने इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया था। आगे है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में संघ एक के क्षेत्र का नाम है और अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की एंट्री अथवा स्थापना, ठीक है, नए राज्य का प्रवेश कराइए या नए राज्य का गठन करिए, इसका अधिकार संसद को है आर्टिकल 2 के तहत। नए राज्य की स्थापना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा या नाम में परिवर्तन करना है, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे।
अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्तनीय मामलों में संशोधन किए जा सके, ये आर्टिकल 4 में उल्लेखित है। ठीक है, पहले के विशेष राज्यों को राज्यों का राज्य का दर्जा, जैसे असम जो है उसको दर्जा दिया गया। असम को 1969 में राज्य का दर्जा दिया गया, पहले विशेष राज्य थे, फिर उसको राज्य का दर्जा दिया गया। फिर हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर त्रिपुरा को 1972 में, मिजोरम को 1987 में। क्षेत्रीय परिषद देखते हैं, जोनल काउंसिल, ये 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, जिसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। सेंट्रल रीजनल कॉरपोरेशन का जो है काउंसिल का है प्रयागराज में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता में, पश्चिमी का मुंबई में और दक्षिणी का चेन्नई में है। इसको डायरेक्शन से भी याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि उत्तर में जो है वो आपका क्या है, दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर प्रयागराज, ठीक है, और दक्षिण में आपका चेन्नई हो गया, ठीक है, तमिलनाडु ही है दक्षिण में सबसे नीचे, और इधर पूरब में जो हो गया आपका कोलकाता और पश्चिम में हो गया मुंबई। ठीक है, तो ये आपका 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अब देख लेते हैं इसमें कि हमारा बिहार किस क्षेत्र में आएगा। बिहार जो है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आएगा, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम है। ध्यान रखिए, हमने बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल से अलग होकर राज्य बना, ठीक है, और पश्चिम बंगाल से बिहार बना, फिर बिहार से झारखंड बना, और बिहार से उड़ीसा भी बना। ये सारे हैं, सिर्फ एक सिक्किम जो है वो अलग से इसमें शामिल है ईस्ट जोन काउंसिल में। ठीक है, तो यानी कि इसमें कौन कौन हो गया, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ बिहार, बिहार से अलग हुआ उड़ीसा, और फिर बिहार से भी अलग होके झारखंड भी बना। ठीक है, तो 4 ये हो गए और एक हो गया सिक्किम। तो 5 हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। वही उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब आते हैं। ठीक है, दक्षिण वाले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, साउथ के जितने हैं वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जो कि प्रयागराज है, उसमें उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड हो गया, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। आसानी से याद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़। तो 4 राज्य हो गए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में, जिसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन का आयोग गठन किया गया था, और इसने 1 नवंबर 1956 को अपना रिपोर्ट दिया, जिसमें इसने बताया कि इस भाषाई आधार पर कितने राज्य हुए, 14 राज्य हुए और 6 यूटी हुए। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। आगे बात करते हैं भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में कुछ जानकारी रखें। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गुजरात की गांधीनगर, कर्नाटक बेंगलोर, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, तमिलनाडु चेन्नई, बिहार की पटना, पश्चिम बंगाल कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, झारखंड रांची, असम दिसपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला और धर्मशाला भी, चूँकि धर्मशाला भी उसकी राजधानी बनी है ग्रीष्मकालीन, उत्तराखंड देहरादून और गैरसैंण, उत्तराखंड ने भी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है गैरसैंण को, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, केरल तिरुवनंतपुरम, मेघालय शिलांग, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गंगटोक, गोवा पणजी और तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ इसमें और ज़्यादा नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो देख लेते हैं। अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की राजधानी दमन, दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कवारती, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर भी है और जम्मू भी है, 2 राजधानी बनाया जम्मू कश्मीर ने। लद्दाख की राजधानी लेह है, लद्दाख में 2 जिले हैं और जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो यूटी में अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन यूटी हो गया, लद्दाख हो गया। ठीक है, अब आते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता की बात करते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5, भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, यह ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, इसके लिए 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत में, या तो जन्म से, वंशाधिकार से, यानी कि आपका वंश कोई रहता है, पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन द्वारा, उसके अलावा देशीयकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। ऐसे भारत किसी को
शामिल कर लेगा, अपने भूमि अर्जित कर लेगा, उसके द्वारा भी भारतीय नागरिकता उसे प्राप्त की हो सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है जो हमने ब्रिटेन से लिया है। यूएसए में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है, मतलब एक सेंट्रल है और एक स्टेट का भी है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए जो आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, पहले सीएबी था, फिर उस कानून बन गया, सीएए बन गया। तो इसमें क्या था कि किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जहाँ पर इन अल्पसंख्यकों के साथ ऑब्वियसली इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इनके साथ टॉर्चर किया जाता है, इनकी आबादी घटती जा रही है, तो उसको संरक्षित करने के लिए भारत ने सीएए लाया है। और इसमें हिंदू, ध्यान रखिएगा कितने कम्युनिटी हैं? 5, ठीक है, सॉरी 6 कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इनको भारत जो है नागरिकता प्रदान करेगा अगर वो वहाँ से आते हैं, तो पाकिस्तान से, भारत से और अफगानिस्तान से, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, ठीक है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? या तो वह त्याग कर दे, या वो कहीं विदेश में जाकर वह लगातार 7 वर्ष तक यहाँ ना रहे, अलग जाके बस जाए। इसके अलावा वंचना के आधार पे भी उसको वंचित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद, अगर भाग की बात करें तो नागरिकता जो है वो भाग 2 में है। इसके लिए आर्टिकल है 5 से 11, और 5 से 11 आर्टिकल हम देख लेते हैं। 5 में है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता है। 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। 7 में है कि पाकिस्तान से कोई माइग्रेट करके आएंगे तो उनको नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। 8 में है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हों, ठीक है, इंडियन मूल के ही हैं लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हैं कमाने के लिए या जैसे भी। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, ठीक है। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, आर्टिकल 10, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, आर्टिकल 11 का प्रयोग करके। तो 9 में है कि अगर आप विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं स्वेच्छा से तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। एल.एम. सिंघवी किससे संबंधित है? एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी का मत था कि दोहरी नागरिकता दिया जाए। किस प्रकार की नागरिकता किया जाए? दोहरी, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। अब ऐसा नहीं कि भारत के बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो है वो भारत में जमीन नहीं खरीद सकता है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने में? मैंने बताया आपको 7 वर्ष तक अगर लगातार आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जब वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, उसी को याद करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा हमारे कंटेक्स्ट में नहीं है, लेकिन इसको अगर आप देखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की गई थी। एल.एम. सिंघवी ने ही दोहरी नागरिकता का प्रावधान की संस्तुति की थी, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। आगे हम मूल अधिकार को देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 6 प्रकार के मूल अधिकार वर्तमान में हमारे पास है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे पास कानूनी अधिकार मूल संविधान में, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था कानूनी मूल संविधान में, लेकिन इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब वह संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 दिया गया है और हाई कोर्ट को 226 दिया गया है कि अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता देता है। यानी कि यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में राज्य का क्या परिभाषा होगा उसके बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार का जो पावर है उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के में समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? समता का अधिकार या समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। वहीं आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका 23 और 24 में है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। अब आर्टिकल 31 में क्या था? आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 में आपका ये उल्लेखित है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर है। और इसी में समता और संरक्षण की भी बात है। वहीं आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि यह मनाही है, इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार दिया गया? तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के तहत इस बात का उल्लेख है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन भी देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के अवसर में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता? आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता और 16 के 1 और 16 के 2 में इसकी बात की गई है। वहीं 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है, यानी कि कोई भी आदमी वो महाराजा धीराज वगैरह की उपाधि धारण नहीं करेगा। अब जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सब जो दिए जाते हैं उसी से वह सुशोभित होगा। संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं फटाफट से। आर्टिकल जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है केवल और केवल, तो भारतीय नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30 इसको छोड़ के 15, 16, 19, 29, 30 ये 4 प्रावधान जो है केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जो है वो विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। 15 में क्या है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता है। 19 में है कि आपका जो स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, सम्मेलन करने की आज़ादी है, इसमें भी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी आप घूम सकते हैं, कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। और आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका वो प्रशासन कर सकता है। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों बातें आर्टिकल 14 में है। अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण जो है वो आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 कहता है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है, आर्टिकल 21 में है, जिसमें ढेर सारे प्रावधान है, ठीक है, कुछ भी खाने का, कुछ भी पहनने का, किसी के साथ विवाह करने का, ये सब। आर्टिकल 21A है शिक्षा का अधिकार, जिसको जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 20 और 22 को ध्यान से रखिएगा। 20 में जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण है कि आप जो है अपने आप मतलब बचने के लिए एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा वकील कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है आर्टिकल 20 में है। जबकि आर्टिकल 22 में है कि आपको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए 24 घंटे के अंदर जो है आप वारंट के लिए पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर 24 घंटा तक आपको नहीं मजिस्ट्रेट के सामने किया गया तो वो आप उसका भी हवाला दे सकते हैं कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। आर्टिकल 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 में उल्लेखित है
कि किसी के साथ जो है ज़बरदस्ती यानी कि बालात्सरम ज़बरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 24 में है कि बाल मजदूरी निषेध है, यानी कि आप बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते। वहीं 25, 26, 27, 28 जो है वो धर्म के मामलों में है, जिसमें 25 में है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। वहीं 27 में है धार्मिक टैक्स की बात है, ठीक है। 26 में है कि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी करवा सकते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत होगा। आर्टिकल 17 के तहत संविधान की अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में लाया गया, उसके अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक क्राइम माना गया और इसके लिए दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से, यानी कि कोई आदमी कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, जो अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उसी से अपने आप को खुश रखेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19 के क में जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता है, जिसे बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं। का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह सब स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के 1 में निहित है कि बोलने की आज़ादी है, मतलब किसी को भी बोलने की आज़ादी है। इसी को मानकर प्रेस जो है अपने आप को यह कहता है कि हमें जो है आर्टिकल 19 के क के तहत स्वतंत्रता दी गई है। भारत के संविधान में आर्थिक समानता और समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, मतलब आर्थिक समानता की बात मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, यह डीपीएसपी में शामिल है, वहाँ पर बात की गई है, हालांकि वो अभी संभव नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत जो प्रावधान शामिल हैं उनमें टोटल जो है 6 प्रावधान है। जैसे कि आप 19 के क में बोलने की आज़ादी है, उसके बाद ख में आप बात करें तो आप बिना शांतिपूर्ण हथियार रहित, बिना हथियार के आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। जब आप इकट्ठा हो जाएंगे तो आप संघ बना सकते हैं। जब आप संघ बना लेंगे तो वह भारत में कहीं भी आप अपने संघ के लोगों को भेज सकते हैं और आपका संघ कहीं भी जाएगा तो वह कहीं भी निवास करेगा और जो वह कहीं रहेगा तो उसको भोजन करने के लिए आजीविका चाहिए, यानी कि वह व्यापार करेगा। यानी क्या कर सकते हैं, पहले आप बोलना सीखिए, बोलने आ जाएगा तो आप क्या होंगे, कहीं पर भी आप इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से। जब आप इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होने लगेंगे तो आप एक संघ बना लेंगे। आप संघ बना लेंगे तो संघ के लोगों को भारत के अनेक क्षेत्रों में भेजेंगे। जब अनेक क्षेत्रों में भेजेंगे तो वो कहीं जाके रुकेंगे, ठहराव होगा। जब वो ठहरेंगे तो उसके बाद उनको भोजन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वो आजीविका करेंगे। तो इस तरह से आप 6 स्वतंत्रताएँ आर्टिकल 19 के तहत है, उसको आप याद रख सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो इसके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सा रिट दायर कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी 24 घंटे के अंतर्गत आपको अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया गया पेश तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का हवाला दे सकते हैं, हैबियस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार कहाँ से मिला? केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 जो है इसी में यह अधिकार मिला था कि आप मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं, हालांकि निगेटिव नहीं होना चाहिए। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान सभा ने किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक यानी कि कानूनी अधिकार कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा है? वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि दोष सिद्धि से संरक्षण का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 20 में है, गिरफ्तारी से संरक्षण जो है वो आर्टिकल 22 में है। तो आपको आपके खिलाफ ही गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि से है संबंधित? अनुच्छेद 20 से संबंधित है। आर्टिकल जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण का अधिकार देता है? आर्टिकल 21, ठीक है।